23 जून 1757 की वो तारीख जिसने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय किया और धकेल दिया हमें 190 साल की गुलामी की ओर। आज से ठीक 267 साल पहले लड़े गए इस युद्ध के नतीजों ने रखी देश में गुलामी की नींव। ये लड़ाई लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला और एक शातिर अंग्रेज सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस युद्ध में दास्तां है साजिशों की, वफादारियों के बिकने की, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हिंदुस्तान की गद्दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम आज़ादी के अगले भाग में, जहां हम रूबरू होंगे कि कैसे प्लासी में हुए युद्ध ने जमीन तैयार की अंग्रेजी हुकूमत की और उसके बाद कैसे बदले देश के हालात। साल 1707 मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही सल्तनत की दीवारें चटकने लगी थीं और शाही दरबार का रुतबा भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। ऐसे में सल्तनत कई प्रांत और सूबों में बंटती गई और कई सूबेदार अब अपना राज बना रहे थे। लेकिन जहां एक तरफ देश में एक छत्र राज खत्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रांतीय शासक और अपने प्रतिस्पर्धी शक्तियों से लड़ रही थी। व्यापारिक वर्चस्व के लिए फ्रांसीसियों से लड़ते हुए इसने स्थानीय राजनीति में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, विशेष तौर पर देश के सबसे अमीर प्रांत बंगाल में। अब बंगाल में घुसकर अपने अनुसार काम करना आसान नहीं था, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ चल रहे कंपनी के विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया और व्यापार करने की नीयत से आई कंपनी युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उसे साथ मिला नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर का। मौजूदा समय के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील दक्षिण की ओर और कोलकाता से तकरीबन 100 मील दूर पलाश का एक जंगल हुआ करता था। ये वही पलाश का फूल है जिससे होली के लिए रंग बनाए जाते हैं। लेकिन 23 जून 1757 को इस जंगल में खून की होली खेली गई। नवाब के खेमे में थे लगभग 50,000 सैनिक और साथ ही इनके पास 50 तोपें भी थीं। वहीं इस जंग में फ्रांस के 50 बंदूकधारी और तोपची भी सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे। उधर अंग्रेजी खेमे की बात करें तो उसमें शामिल थे लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, जिनके पास उस समय कुल 3 से 4,000 सैनिक ही थे। क्लाइव के पास तोप के नाम पर 12 तोपें ही थीं। बहरहाल युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन कम सैनिक होने के बावजूद अंग्रेज बाजी मार लेते हैं और कारण होता है मीर जाफर, और इस जीत के बदले मीर जाफर को मिली बंगाल की गद्दी। लेकिन वह एक कठपुतली शासक से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के जरिए बंगाल का नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिराज की हार का मतलब यह भी था कि बंगाल में अब फ्रांसीसी ताकत नहीं रह गई। प्लासी में जीत के बाद अंग्रेजी कंपनी ने व्यापार के साथ राजनीति में भी प्रवेश कर लिया था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। बहरहाल मीर जाफर के बाद बंगाल की कमान संभाली मीर कासिम ने। मीर कासिम मीर जाफर की तरह एक कठपुतली शासक नहीं थे। उन्होंने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के आसपास हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई। लेकिन युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। आसान भाषा में कहें तो इस कदम से क्षेत्र में ब्रिटिश सैन्य के वर्चस्व में बढ़ोतरी हुई और कंपनी को भारत में राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। वहीं अब भारतीय कर राजस्व का उपयोग ब्रिटेन को निर्यात के लिए भारतीय सामान खरीदने के लिए किया जाने लगा।
कंपनी ने करों को इकट्ठा करने और अपने क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए एक विशाल नागरिक और सैन्य प्रशासन बनाया। अब यह केवल एक वाणिज्यिक संगठन नहीं रहा, बल्कि एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों को भारतीय शासक भांप गए थे और उन्हें यह मालूम हो गया था कि अब अंग्रेज केवल व्यापार करने के लिए यहाँ नहीं है, उनके इरादे इससे कहीं आगे हैं। हालांकि इस दौर में भारत में कई सामाजिक बदलाव भी हुए और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विरोध के स्वर भी फूटे। भारतीय राजनीति में प्रवेश कर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर कूच किया और इस दौरान देश में क्या क्या बदलाव हुए, तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं इन सवालों के जवाब के साथ अगले भाग में। जय हिंद।